आइल्स के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले मेंटल प्रिपरेशन। Hey, so what is up everybody? Welcome back to my channel. मेरा नाम है धर्मेंद्र and a very good morning to all of you. Today's video is going to be all about International English Language Testing System. IELTS एक ऐसा एग्ज़ाम जो हमारी टॉप लीडिंग कंट्रीज़ हैं जहां पर आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मूव होना है तो IELTS का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। कनाडा की स्पेसिफिकली बात करें तो आपको सभी मॉड्यूल्स में 6 बैंड्स या तो उससे ज़्यादा बट उससे कम नहीं, ताकि आप एटलीस्ट क्राइटेरिया पास कर जाओ। तो सभी मॉड्यूल्स में मोर देन 6 या तो 6 तो आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा बन जाए और आप कनाडा आ सको। ज़्यादा स्कोर आएगा तो आपको स्कॉलरशिप्स के फ़ायदे हो सकते हैं, और अगर एटलीस्ट क्राइटेरिया भी पास करते हो तो भी आप कनाडा आ सकते हो, ताकि आपका आइल्स एटलीस्ट क्लियर हो और आप आगे की प्रोसेस कर पाए। आइल्स कंडक्ट करने के लिए 2 अथॉरिटीज़ हैं, IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल। आइल्स के अंदर टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें से LRW यानी कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग 1 दिन पे होता है और स्पीकिंग उसके 2 दिन बाद या 2 दिन पहले या फिर उसका गैप, वो आपके बुक डेट करने पे डिपेंड करता है। सो उस हिसाब से होता है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको चारों 4 मॉड्यूल का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि किस तरह कंडक्ट होता है, और आगे उसके बाद मैं स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए उसके रिगार्डिंग। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लिसनिंग। लिसनिंग में होता यह है कि वो 40 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है और टोटल 30 मिनट्स तक वो लिसनिंग चलता है, जिसमें आपके 4 पार्ट्स होंगे और चारों पार्ट के रिगार्डिंग लिसनिंग का ऑडियो स्टार्ट होगा और एंड तक वो कंटिन्यूस चलेगा। बीच में जब उनका मॉड्यूल चेंज होगा, यानी कि 4 मॉड्यूल हैं, एक मॉड्यूल जैसे ही ख़त्म होता है तो बीच में वो बताते हैं कि 1 मिनट का ब्रेक रहता है और बताया जाता है स्पेसिफिकली कि वी गोना स्टार्ट नेक्स्ट मॉड्यूल। उस तरह आप कंटिन्यूसली जाते हो और जैसे वो ऑडियो स्टार्ट रहता है सारे आंसर्स उसी तरह आते जाते हैं। तो आप अगर जैसे ही स्टार्ट कर रहे हो तो सारे आंसर्स एक ही सीक्वेंस में आने वाले हैं, तो आपको केयरफुली सुनना होता है और उसी टाइम आंसर्स को नोट करना होता है। जैसे ही आपके चारों 4 मॉड्यूल ख़त्म हो जाए और आपने आंसर्स नोट डाउन कर लिया, तो आपको एंड में जो मेन आंसर शीट रहती है उसमें पेंसिल से आपको सारे आंसर्स नोट डाउन करने होंगे एंड योर लिसनिंग विल बी डन विद दैट। सभी आंसर्स पेंसिल से अच्छे से नोट करना है आपको, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आपको उस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। टॉकिंग ऑन नेक्स्ट सेकेंड, रीडिंग। रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें 3 पैसेज होंगे अगर आप एकेडमिक आइल्स दे रहे हो, और मैं ये वीडियो एकेडमिक के रिगार्डिंग ही बना रहा हूँ। सो 3 पैसेजेस होंगे रीडिंग में, जिसके अंदर भी 40 क्वेश्चंस होंगे और 3 पैसेज को आपको एक बाय एक सॉल्व करना है और 40 क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। एक मॉड्यूल में 13 क्वेश्चंस या 14 क्वेश्चंस या नेक्स्ट में 12 या 13 ऐसे हो सकता है, क्योंकि 40 है तो इक्वली डिवाइड किया होगा, ऑलमोस्ट इक्वली। सो उस हिसाब से आपको आंसर देने होंगे। उसमें भी ऐसा ही है कि आपको जिस हिसाब से आपको आंसर देने हो दे सकते हैं, मगर एंड में आपको एक आंसर शीट में सारे आंसर्स क्लियरली नोट डाउन करने होंगे और सभी आंसर्स को पेंसिल से नोट डाउन करके विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक सबमिट करना होगा। नेक्स्ट, थर्ड इज राइटिंग। राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 इज ऑल अबाउट राइटिंग अ रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आपको किसी भी चार्ट, किसी भी ग्राफ या पाई चार्ट, उसके रिगार्डिंग वो सारा सिनेरियो दिया होता है कि किसी कंपनी के शेयर्स के बारे में दिया होगा कि ये कंपनी 1991 से लेकर 2000 फॉर एग्जांपल 19 तक उन्होंने कैसा ग्रोथ करा, कितने अप्स और डाउन्स आए उनके शेयर्स में। ऐसा कोई रिपोर्ट राइटिंग ऐसा चार्ट दिया होगा जिसके ऊपर से आपको देखकर सारा रिपोर्ट लिखना है। इनफैक्ट टास्क 1 बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, जिसमें सब कुछ सामने दिया होता है, उसको एज अ फॉर्म ऑफ डायग्राम समथिंग, उसको आपको एक रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट करना होता है। सो टास्क 1 इस तरह का होता है। टॉकिंग ऑन टास्क 2, टास्क 2 इज ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग सेम एज वी डिड इन स्कूल, बट लेवल उस टाइप का बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी उस टाइप का लेवल नहीं है। एक ऐसे राइटिंग होता है जिसमें आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक एंटरटेनमेंट, सोशल टॉपिक्स, कुछ भी टॉपिक दिया जा सकता है, तो उस रिगार्डिंग आपको ऐसे लिखना होगा। और उसमें टाइप्स रहते हैं, अग्री, डिसएग्री, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड करके होता है। ऐसे बहुत से टाइप्स होते हैं, अराउंड 6 to 7 टाइप्स है ऐसे के आइल्स में स्पेसिफिकली। सो वो आपको उसके रिगार्डिंग तैयारी करनी होगी, और ऐसा कोई ऐसे आता है तो आपको प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है और वोकैबुलरी का अच्छे से इस्तेमाल करना है। सो दैट इज़ फॉर
everything all about writing. Talking on fourth, speaking. स्पीकिंग में होता ये है कि वो टोटल 12 to 15 मिनट्स का स्पीकिंग होता है, सामने एक इन्विजिलेटर होता है और आपको किसी होटल में जाना होता है जहाँ पर आप उसके सामने एज एन इंटरव्यू कॉन्वर्जेशन होता है. फर्स्ट पार्ट में आपको फ्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग लाइक आप कौन सी सिटी में रहते हो, आप कैसे आए यहाँ पर आज, आपका फेवरेट हॉबी क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपके कंट्री में सीजन्स कैसे हैं, सो आपका फेवरेट सीज़न क्या है. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट इज़ क्यू कार्ड. आपको कोई भी टॉपिक स्पेसिफिकली एक पेज सबमिट किया जाता है आपके सामने, उसके ऊपर लिखा होता है एक टॉपिक जिसके रिगार्डिंग आपको 2 मिनट तक बात करनी होगी कि आपके क्या सोच विचार हैं, वो सब उसको बताना होगा. 2 मिनट तक आपको सब कुछ बोलना है अच्छे से एंड स्टिक टू द टॉपिक एवरी टाइम, नेवर गो ऑफ टॉपिक. ऑफ टॉपिक अगर आप थोड़ा सा भी जाते हो या ज़्यादा जाने लगते हो तो डन है, कुछ स्पीकिंग में आपको अच्छे से बैंड्स नहीं स्कोर कर पाओगे. आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ऑफ टॉपिक गए तो कुछ नहीं हो सकता आपका. तो क्यू कार्ड में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है. उसमें आपको 1 मिनट का सोचने का टाइम मिलेगा जिस वजह से आप अपने की पॉइंट्स और मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर पाओ एक पेपर पर पेंसिल से. और जब बोलने के टाइम आप नीचे देख सकते हो कभी कभी कि ये पॉइंट्स आपने कंसिडर करे हैं तो आप उसको बोलना चाहते हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा देखने के लिए आप नीचे देख सकते हो. बाकी आप एक 1-to-1 कॉन्वर्जेशन अच्छे से आई टू आई कॉन्टैक्ट करके एक स्पीकिंग को बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करना होगा. स्पीकिंग के सेकंड पार्ट क्यू कार्ड के बाद थर्ड पार्ट आता है. उसी क्यू कार्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं आपको कि फॉर एग्जांपल जो कोई टॉपिक है कि टॉक ऑन योर फेवरेट सीज़न. सो फेवरेट सीज़न के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप उस सीज़न में करते क्या हो. जैसे मैंने समर बोल दिया होगा वो टॉपिक में, तो समर में आप क्या करते हो, आप कौन सी ड्रिंक्स पीना पसंद करते हो, आप कहाँ कहाँ घूमना पसंद करते हो उस सीज़न में, उस सीज़न का और क्या अच्छा लगता है आपको. इस ऐसे रिगार्डिंग क्यू कार्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे. सो उस तरह आपका स्पीकिंग भी ख़त्म हो जाएगा ईजीली, कोई टेंशन की बात नहीं है. सही है. नेक्स्ट नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट, जिसमें मैं आपको एक के बाद एक सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है हर एक मॉड्यूल को और कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, सिली मिस्टेक जो आपके एक बैंड को नीचे ला दे और आप पास ही ना हो पाओ. सो मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा. सो प्लीज़ बी इन द वीडियो. अगर आप यहाँ तक आए हो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइक इट. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट. जब आपका आयल्स का तैयारी का टाइम चल रहा होगा तब आप काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में आप इजीली कर जाओगे. आपको यूँ ट्यूशन के टाइम पे या किसी घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लग रहे होंगे. लेकिन जब एग्ज़ाम का दिन होता है तब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है. एंड ऑब्वियस बात है क्योंकि एग्ज़ाम का माहौल ही कुछ ऐसा होता है. 400 लोग एक ही रूम में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं और इतना ज़्यादा फोकस्ड एनवायरनमेंट होता है कि आपने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया होगा. मैंने कभी नहीं किया था. होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, लेकिन आपको अपने माइंड को एकदम कूल रखना है और सिंपली एग्ज़ाम देना है. बस सोच लेना है कि ये आपका ट्यूशन का एनवायरनमेंट है, आप शांति से आप घर पर एग्ज़ाम दे रहे हो. इसी तरह रखना है आपके माइंड में माइंड सेट. तो फर्स्ट बात करते हैं लिसनिंग के ऊपर. लिसनिंग में जब आप ट्यूशन्स में या घर पर जब आप तैयारी करते हो तब आपको लिसनिंग ही सबसे ज़्यादा इतना ईजीएस्ट मॉड्यूल लगेगा कि आप क्या बताऊं. आप अगर आप आइल्स का नहीं भी कर रहे हो कभी कुछ और लिसनिंग का मॉड्यूल एक बार कर भी लेते हो तब अच्छा सा स्कोर कर लोगे. 40 में से 30-31 तो ईजीली कोई भी स्कोर कर लेगा. सो लिसनिंग सबसे ईजीएस्ट मॉड्यूल है. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों, लिसनिंग का जैसे ही आपका हेडफोन लगता है, प्लीज़ आप टोटली फोकस रहो और कंसंट्रेशन पूरा पेपर पे डालो. सभी क्वेश्चंस पे नज़र डालो. एडवांस में सारे क्वेश्चंस को देख लो कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि लिसनिंग के दौरान ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे ख्याल आने स्टार्ट होंगे. जब आपको हेडफोन जैसे ही लगेंगे, इतना आपका पेशेंस होना चाहिए क्योंकि उसी टाइम आपको और ही नए नए सोच विचार आने लगेंगे कि कुछ ना कुछ आएगा. लेकिन आपको प्लीज़ वैसे सारे बातचीत एग्ज़ाम के बाद के लिए रखनी है. उस टाइम सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ फोकस ऑन लिसनिंग. इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहो कि आपकी एक भी आंसर छूटे नहीं. एक भी आंसर आपका छूटना नहीं चाहिए. और प्लीज़ अगर छूटता भी है कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मार्क्स कटा है, उसको जाने दो. नेक्स्ट पे फोकस करो. क्योंकि होगा ये, अगर आपका एक छूट जाएगा तो आप घबरा जाओगे, थोड़े से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाओगे. मगर प्लीज़, मेरा भी छूटा था, कोई बड़ी बात नहीं है. एक छूट क्या, जाने दो, नेक्स्ट पर फोकस करो, नेक्स्ट जो आ रहा है, क्योंकि ऑडियो कंटिन्यूस रहेगा तो उसको आपको ऑडियो पर ही ध्यान रखना है.
ऑडियो कुछ वापस प्ले नहीं होने वाला है। तो आपको ऑडियो पे अच्छी से ध्यान दो और सारे आंसर्स को प्रॉपर्ली आंसर करो। कोई छूट भी जाता है तो टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप पास भी कर लेते हो तो भी आप आ जाओगे यहाँ पे, है ना। तो आपको आइल्स में लिसनिंग के लिए भी आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी चाहिए। घर पे बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे सारे है, इतने सारे ऑडियोज़ और इतनी सारी टेस्ट हैं जो आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो। इतना सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कभी कभी पता भी नहीं होते कि इस टाइप का क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एक्सपांड हो माइंड में, आपको समझ आए कि इस तरह का क्राइटेरिया भी होता है लिसनिंग में। दैट इज़ इट फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू रीडिंग। रीडिंग स्पेसिफिकली मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, बहुत ज़्यादा टफ। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान रीडिंग पर दिया था, क्योंकि बाकी 3 मॉड्यूल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी थे, बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो रीडिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ रहता था, तो मैंने उसी पर ज़्यादा मेहनत किया। सबसे ज़्यादा मैं फैकल्टीज़ के पास जाता था, उनसे पूछता था कि रीडिंग में और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती है, जो भी है मुझे बताओ। क्योंकि रीडिंग क्या है, 3 पैसेज का खेल है। फर्स्ट पैसेज, सेकंड, थर्ड, इसका लेवल हार्ड मतलब बढ़ता जाता है, जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 पैसेज जैसे हार्ड लेवल बढ़ते जाते हैं, तो उस तरह का होता है। रीडिंग में लोग काफ़ी सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। 3 टाइप का लोग रीडिंग किया जाता है स्पेसिफिकली। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो 3 टाइप का रीडिंग कर लेते हैं। कोई एक है जो पूरा का पूरा पैसेज पढ़ता है, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ते जा रहा है और वो सारे क्वेश्चंस भी देखते जा रहा है साथ में, और बाद में वो सॉल्व करना स्टार्ट करता है। ये एक टेक्निक है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। स्टार्टिंग में आप अगर आइल्स में एंटर होंगे तो आप ऐसा ही करने वाले हो, सब लोग ऐसा करते हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं और एक बाय एक क्वेश्चंस का आंसर देख रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं। ये एक टेक्निक है। सेकंड टेक्निक इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग करके है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज, आप एक पैसेज, आपका जो पूरा पैसेज है उसमें सभी पैराग्राफ्स को आप ऊपर ऊपर से फटाफट देख रहे हो, अच्छी अच्छी लाइन देख रहे हो, जो मेन कुछ कीवर्ड जैसे को दिखता है, बड़ी बड़ी लाइन, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप, कुछ स्किप किया वापस फुल स्टॉप से फुल स्टॉप देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग। और ऐसा होता है मेनली क्योंकि सभी आंसर्स फर्स्ट पैसेज या सेकंड पैसेज को मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आंसर्स उसमें होंगे। नेक्स्ट 5 आंसर्स नेक्स्ट 4 पैराग्राफ के अंदर होंगे, इस तरह का होता है उसमें भी। तो लोग ऐसा करते हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग करते हैं और साथ में फटाफट से लिखते जाते हैं। ये हो गई सेकंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैंने सीखते एंड में ये टेक्निक मैंने सीखी और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रही है। आपको कौन सी टेक्निक सीख सकते हो और आपके लिए कौन सी एफिशिएंट रहती है वो आप पे डिपेंड करता है, बट मेरे लिए ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा काम कर गई, क्योंकि ये टेक्निक मैंने यूट्यूब से सीखी थी। इसको बोलते हैं कीवर्ड टेक्निक। कीवर्ड टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपने क्वेश्चन देखा, फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है जिसमें मेन कीवर्ड्स हैं, जॉन, नियर टू दिस हाउस, ऐसे करके जो मेन कीवर्ड्स रहते हैं उसको अंडरलाइन कर लिया, फटाफट से अंडरलाइन कर लिया, और जाके पैसेज में जॉन को ढूंढा, उसके नेक्स्ट कीवर्ड को ढूंढा, ये सब के कनेक्शन के बीच में आंसर रहेगा, तो वो पैराग्राफ को मैं उस टाइम पढ़ लूँगा फटाफट से और आंसर वहीं पे होता है। तो उस तरह का कीवर्ड आपको फाइंड करना है, कीवर्ड फाइंड करके तुरंत आपको आंसर उसके आसपास ही मिल जाएगा, तो आपको कुछ भी ऊपर या नीचे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ये टेक्निक आपको अच्छी लगती है तो आप भी ट्राई कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत लोग ने सिखाई हुई है। मुझे पता नहीं कि अगर आप किसी चैनल की लिंक डाल सकते हो या नहीं, बट मैं उसके अगर आप कमेंट करोगे मैं स्पेसिफिकली वीडियोस बनाऊंगा कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल से हेल्प ली थी, तो मैं वैसे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो कीवर्ड्स का टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आप कीवर्ड्स को फाइंड करो, आंसर वही मिल जाएगा आपको, दैट्स इट। क्वेश्चन को देखा, कीवर्ड देखा, डन। इतना फास्ट टेक्निक है कि रीडिंग मेरी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई इनफैक्ट। तो ये टेक्निक अगर आप पहले से इम्प्लाई करते हो और सीख रहे हो तो आपके लिए कीवर्ड टेक्निक बहुत जल्दी सीख जाओगे और रीडिंग आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में मेरे लिए रीडिंग बहुत हार्ड रही है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक, मतलब मेरा दिमाग घूम जाता, मैं कैसे पास करूँगा इस चीज़ को। बाद में हो गया धीरे धीरे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू राइटिंग। राइटिंग इतना ज़्यादा फेवरेट मॉड्यूल है मेरा कि मैं इसके लिए इतना कॉन्फिडेंट और रेडी था कि मैंने कुछ तैयारी नहीं की, क्योंकि अब छोड़ो, पहले बात करते हैं लिसनिंग रीडिंग जिसमें वोकैबलरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, सो वो पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब ये जो 2 मॉड्यूल बचे जिसमें सारा खेल वोकैबलरी का है, इतना ज़्यादा हद तक नहीं, डिपेंड करता है कि आप वोकैबलरी को कहाँ राइट टाइम और राइट जगह पर कनेक्ट करके किस सेंटेंस को यूज़ करते हो, तो आप वोकैबलरी को यूज़ करो। क्योंकि आयल्स में एंटर होते ही आपको ये सब ज़्यादा सुनने को मिलेगा, वोकैबलरी ये बहुत बार सुनने को मिलेगा, बट अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है,
आप अपने फैकल्टी से एक बार पूछ के देखो कि मेरी वोकेबलरी कैसी है, मैं करेक्ट जगह पर यूज़ करता हूँ या नहीं। ये बहुत डिपेंड करेगा, वोकेबलरी गलत जगह यूज़ हुई और आपके मार्क्स ख़त्म, कट हो जाएंगे। सो राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत हद तक वोकेबलरी का यूज़ होना या ना होना डिपेंड करता है। टॉकिंग अबाउट मी, राइटिंग में होता ये है कि टास्क 1 और टास्क 2। सो टास्क 1 में आपको कोई भी सेंटेंस बार बार ऐसे रिपीट नहीं करना है। आप जब जब तैयारी कर रहे होंगे तब आपको सीखने को मिलेगा कि टास्क 1 में आपको जो चार्ट है उसका एक फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जिसमें आपको जो भी कुछ आपको दिख रहा है उसको फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स में डिस्क्राइब कर देना है। जैसा भी आपको जो भी दिख रहा है वो, कि ये चीज़ किस रिगार्डिंग है, सेम टू सेम लाइक पैराफ्रेज किया जाता है उसको। सेकंड पैराग्राफ में आते हुए आपको परफेक्टली एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना रहता है। ये ईयर में ये हुआ, ये ईयर में सडन चेंज हुआ, ऐसे करते हुए आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहता है। थर्ड में कंक्लूजन, कि आपको क्या देखने मिला, मोस्टली क्या देखने मिला कि 1994 में ये कंपनी ने सडन ड्रॉप आया ताकि जिस वजह से इनका फेलियर हो गया, इनकी कंपनी में इतना लॉस हुआ। कंक्लूजन में ऐसा कुछ होता है। सो मेन पार्ट जो दिखता है पूरे सिनारियो में वो कंक्लूजन में आया जाता है। ऐसे टास्क को प्रिपेयर किया जाता है। और तो अगर बात करें तो टास्क 2 की, जिसमें ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग आप आईएलटीएस में जब आओगे तब आप जैसे ही कुछ डेमो टेस्ट दे रहे होंगे तब आप ऐसे ही ऐसे लिखने वाले हो जैसे आप स्कूल में लिखा करते थे, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल के ऐसे और यहाँ के ऐसे में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको वोकेबलरी का यूज़ डेफिनेटली करना पड़ेगा। वोकेबलरी का यूज़ करना पड़ेगा। वोकेबलरी मीन्स अच्छे सिनोनिम्स और अच्छे ऐसे शब्द जो आप कॉमनली यूज़ नहीं करते, इस टेस्ट के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। और भी आपको कनेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे हाउ एवर, मोर ओवर, फर्दर मोर, ऐसे टाइप के कनेक्टर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपका ऐसे यूनिक दिखे, अच्छा दिखे। इस टाइप का होता है। और अगर फिर अग्री डिसएग्री की बात करें स्पेसिफिकली, उसी में ज़्यादा मिस्टेक होती है। आप अगर अग्री कर रहे हो ऐसे के टॉपिक से, उसमें पूछा जाता है अग्री और डिसएग्री। अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज़ पूरा ऐसे अग्री के साइड से लिखना है आपको। एक पैराग्राफ अग्री का फर्स्ट पॉइंट समझाते हुए, सेकंड अग्री का अगेन समझाते हुए, दोनों में आपने एग्जांपल्स दिए, उस तरह का रहता है। तो आपको अग्री कर रहे हो तो पूरी तरह अग्री करो पूरे ऐसे को, या डिसएग्री कर रहे हो पूरी तरह डिसएग्री करो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो उन्होंने ऐसा टॉपिक क्यों दिया है जिसमें ज़्यादा अग्री के पॉइंट्स होने चाहिए या ज़्यादा डिसएग्री के पॉइंट्स होने चाहिए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अग्री के साइड जाना है तो आपके अग्री के पॉइंट्स एकदम जेन्युइन और अच्छे और एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास जैसे कुछ भी आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है राइटिंग में। कंक्लूजन आप अच्छी तरह से लिखो और पूरी तरह कंक्लूड करो कि आपने क्या क्या लिखा है ऐसे में, एंड क्या आप कहना चाहते हो, एंड व्हाट द ऐसे कंक्लूड्स प्रॉपरली, है ना। दैट्स इट फॉर द राइटिंग। स्पीकिंग की टिप्स की बात करें तो स्पीकिंग में आपको तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स गुड स्माइलिंग फेस, टेंशन नहीं लगना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग फॉर। क्योंकि इन्विजिलेटर सामने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है, उसको समझ आ जाता है कि आप नर्वस हो और आप कुछ ना कुछ रट्टा मार के आए हो। स्पेसिफिकली क्यू कार्ड की बात करेंगे तब तो आप जैसे ही होते हो एंटर, आपको वेलकम करते हैं, अच्छे से बिठाते हैं, देन वो सारा कुछ अपना प्रोसीजर जो है वो बोलते रहते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और फिर स्पीकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप जैसे ही आंसर्स दे रहे हो अच्छे से, स्टार्टिंग के आंसर्स आपको एक स्टेटमेंट में या एक सेंटेंस में अच्छे से देना है, ना कि लंबा लंबा खींचना है। लंबा लंबा आपको खींचना है कब तक, जब 2 मिनट वाला क्यू कार्ड आए तब। इसमें आपको एक ही सेंटेंस के अच्छे अच्छे आंसर्स देने हैं और थोड़ा एक्सप्लेनेटरी, ताकि आपको उनको लगे कि आप लंबा इंग्लिश बोले हो। लंबा इंग्लिश बोलने की मीनिंग ये है कि आपने ज़्यादा इंग्लिश बोला और उनको समझ आया कि या आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत, आपको इंग्लिश का नॉलेज है, आप सेंटेंस को कनेक्ट कर पा रहे हो और आप अच्छा सा एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो ताकि वो आपके इंग्लिश के लेवल को जज कर पाएँ। क्यू कार्ड की स्पेसिफिकली बात करें तो जब आपका 1 मिनट का टाइम रहता है प्रिपेयर करने का, तब आप प्लीज़ उस 1 मिनट के टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज़ करो। उसमें आप पूरी तरह यूटिलाइज़ करो, टॉपिक्स को देखो, सारे क्वेश्चंस को देखो। जो भी क्यू कार्ड के नीचे 4 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, उन 3 क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह आंसर करना रहता है। अगर उनमें से एक भी छूटा तो आपके बैंड्स कटने के पूरे चांसेस हैं।
आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर देना है और ऊपर नीचे एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो भी बोलना हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन 2 मिनट्स की लिमिट के अंदर आपको सभी कुछ कवर कर लेना होगा। उस 1 मिनट के टाइम में ऐसा नहीं है कि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो आपको ज़्यादा बैंड मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपकी स्मार्टनेस नहीं देखने जा रहे हैं वो आपकी इंग्लिश देखेंगे। उनका जो भी पीरियड वो दे रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करो, पूरे 1 मिनट को शांति से नोट डाउन कर लो, जो भी की पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स आपको करने हैं वो कर लो, और फिर स्पीकिंग जब वो स्टार्ट बोले तब वो स्टार्ट करो। और अब बात करते हैं कि 2 मिनट तक आपको खींचना है या नहीं खींचना है। हो सकता है आपसे तो आपको 1 मिनट एंड 30 सेकेंड से ज़्यादा तो आपको बोलना ही चाहिए, तब जाके आपका बैंड का कुछ इफेक्ट आता है। 2 मिनट पूरा पूरा बोलना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो भी कभी कभी आपको स्टॉप बोल देते हैं, क्योंकि आपका मतलब स्पीकिंग फुलफिल हो गया होता है, तो वो आपको 2 मिनट के पहले भी स्टॉप कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी केसेस में। लेकिन आपको अच्छे से स्लोली एंड स्लोली प्रॉपरली सिंपल इंग्लिश में एंड थोड़े बहुत वोकेबलरी यूज़ करके बोलना रहता है। तो आप 2 या 3 वोकेबलरी को आप यूज़ करोगे इनफ है स्पीकिंग में। इतना भी यूज़ कर लिया तो भी आप मतलब अच्छा स्कोर कर लोगे इजीली। सो दैट्स इट फॉर स्पीकिंग का बस इतना ही मुझे बोलना था। ये वीडियो के आगे और भी 3 to 4 वीडियोस ऐसी आएंगी आइल्स के रिलेटेड, जिसमें ये टॉपिक के कनेक्टेड ही बहुत सारे ऐसे वीडियोस मेरे माइंड में हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो ये वीडियो इतने तक ही रखेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी है, उसमें भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा कुछ भी डाउट हो तो। और हाँ, मैंने अपना स्कोर बैंड बताया नहीं, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। मेरा स्कोर बैंड 6.5 था। उसका भी एक रीज़न है जो मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने 6.5 बैंड स्कोर कर लिए इजीली एक ही बार में। 1 मंथ की तैयारी करी थी मैंने। ऐसी है बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है, वो नेक्स्ट वीडियो या थर्ड वीडियो इसके में आएगी, इसके सीरीज़ के थर्ड वीडियो में आएगी। सो स्टे ट्यून। आइल्स के लिए चाहिए क्या? सबसे पहले मेंटल प्रिपरेशन। मेंटली आपको प्लीज़ रेडी होना है। आपको मेंटल इतना फोकस रहना पड़ेगा उस 1 मंथ या 2 मंथ के पीरियड के प्रिपरेशन टाइम के में कि प्लीज़, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि 13,000 14,000 रुपीज़ 13,500 मेरे टाइम पे थी अराउंड समथिंग। उतने रुपए कम नहीं होते यार। पेरेंट्स के इतने रुपए बार बार खर्च करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क उनके लिए। प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप आइल्स में घुस रहे हो, इस चीज़ में आप आना चाहते हो, फॉरेन आना चाहते हो, तो आइल्स जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब इतना मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको आइल्स के अलावा इस मंथ में या इस 2 मंथ में कुछ भी नहीं करना है। मुझे आइल्स करना है सिर्फ, ताकि आप पूरी तरह फोकस्ड रहो और सारी अपनी जो भी चीज़ें हैं, या गेमिंग करते हो या आप कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो, उस मंथ के लिए प्लीज़ छोड़ दो, ताकि आपका आइल्स अच्छे से क्लियर हो जाए एंड एक बार में आपका डन। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लाख रुपए तक खर्च कर दिया आइल्स के एग्ज़ाम के पीछे पीछे। 7 या 8 बार आइल्स दे चुके हैं। दिस इज़ नॉट अ जोक मैन। अगर 13,000 रुपीज़ आपको पता भी नहीं है कितनी कीमत होती है, आपके पेरेंट्स चुका रहे हैं। सो मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप आइल्स में जा रहे हो तो प्लीज़ इतना फोकस रहो कि आपको एक बार में क्लियर करना है। अगर क्लियर नहीं होता है तो इट्स कोई बड़ी बात नहीं है, आप दूसरी बार भी दे सकते हो। अगर आपको 13,000 14,000 खर्च नहीं करने और आपको देखना है कि आपका कितना इंग्लिश अच्छा है या कितना आप एलिजिबल हो या नहीं अच्छे से बैंड स्कोर करने के लिए, उसके लिए आपके घर के आसपास कितनी सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेमो एग्ज़ाम्स लेती हैं, या तो ऐसी मॉक टेस्ट लेती है जो 400 to 500 या 600 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट देने देती है और आपको रिजल्ट देती है, ताकि आपको पता चले कि आप एग्ज़ाम देने के काबिल हो या नहीं। सो ऐसी भी फैसिलिटीज़ होती हैं। और तो और काफ़ी ज़्यादा लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब पे या अपने ही आसपास, कितनी लोगों को आपने देखा रहेगा कि वो बोलते हैं कि मैंने 7 दिन में प्रिपेयर कर लिया, मैंने 2 वीक में प्रिपेयर करके दे दिया, मैं अपने एग्ज़ाम से पहले कुछ पढ़ ही नहीं रहा था, ईजिली मैंने दे दी तो मेरे आ गए बैंड्स। हर एक का सिनारियो अलग है मैन, हर एक का सिनारियो अलग है। आप अलग हो, ये अलग है, वो अलग है, बहुत सारे सभी लोगों का सीन अलग होता है। वो ज़्यादा होशियार है, आप कम होशियार होंगे, सो आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करनी होगी। किसी को ज़्यादा कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। सो डिपेंड करता है सभी के ब्रेन पावर पे, कोई कितना इंग्लिश जानता है या कितना वो कैपेबल है इस चीज़ को करने के लिए। और जो कोई भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बोल दूँ कि जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम में बचपन से लेकर अपने 12th बोर्ड तक पूरा इंग्लिश मीडियम में गुजारा है, तो वो लोग आइल्स को यूँ एकदम इजीली क्लियर कर सकते हैं। मगर जिन लोगों को कोई स्टेट बोर्ड में, जैसे गुजराती मीडियम, पंजाबी मीडियम, मराठी मीडियम, ऐसे
स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए आयल्स देना टफ हो जाता है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि आयल्स उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। कोई कोई लोग दे भी देते हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, वो इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, तो सभी का सिनेरियो अलग है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग नहीं दे सकते, वो लोग इजीली दे सकते हैं, लेकिन आपको ही पता है कि आप कितना इंग्लिश जानते हो। तो अगर आप नहीं जानते तो आप आयल्स से पहले किसी इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करो, पहले से एडवांस में स्टार्ट करो अगर आपको फॉरेन कंट्री आना है तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो एंड गुड बाय।